आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th। जो थीम है तीन, पहली किताब, दूसरी किताब और तीसरी किताब। तो हम दूसरी किताब का आखिरी चैप्टर, जो कि 9वां चैप्टर है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पिछले डिस्कशन में हम यहाँ तक देख चुके थे, अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में हमने बात कर ली थी। अब धीरे धीरे आप देखेंगे तो राजा को इस तरीके से दिखाया जाता था कि यहाँ पर सन है या फिर डिवाइन लाइट है, ईश्वर है, उसके नीचे जो लाइट है वो राजा के ऊपर पड़ रही है, और वो राजा के ऊपर जो लाइट पड़ रही है उससे फिर पूरे जो राजा के सब्जेक्ट्स हैं, जो प्रजा है, उसके ऊपर वो बेनिफैक्शन, वो लाइट पड़ रही है। अब ये जो डिवाइन ओरिजिन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आइडियल किंगडम वाला कॉन्सेप्ट है, वो कैसे आता है? ये जो कोर्ट में क्रॉनिकलर्स हैं, जो लिखने वाले लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनका क्या काम होता था? वो ऐसे प्रेजेंट करते थे मुगल किंग्स को जैसे इनको डायरेक्टली गॉड ने ही ये पावर दिया है। कहानी है, एक लेजेंड है, उसमें कहा जाता है जो मंगोल क्वीन है अलंक्वा, इनको इम्प्रेग्नेट कर दिया था, मतलब इनको प्रेग्नेंट किया गया था एक रे ऑफ लाइट के द्वारा। मतलब रे ऑफ लाइट ने इनको प्रेग्नेंट किया था। इस तरीके से बहुत सी दंत कथाएं, बहुत सी कथाएं चलती हैं। जैसे जो हरक्यूलिस की कहानी है, हरक्यूलिस की भी कहानी उसी तरीके से है कि जो हरक्यूलिस है वो ज्यूस के बेटे हैं। तो सही मायने में ये भी एक कथा है कि जिसमें रोशनी आती है और रानी को इम्प्रेग्नेट करती है, और उस तरीके से एक डिवाइन ओरिजिन होता है। और वही कहानी यहाँ जोड़ी जा रही है। आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि किस तरीके से मंगोलों से और तुर्कों से संबंधित रखते हैं मुगल। तो डिवाइन लाइट जो है वो जनरेशन बाय जनरेशन पास हो रही है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आगे बढ़ रही है। अबुल फजल का यही काम था कि जो किंग है, जो मुगल किंगशिप है, उसको हाई स्टेशन पर रखेंगे। हायरार्की अगर आप बनाएंगे डिवाइन लाइट की, तो गॉड है, गॉड के बाद सीधा आपके राजा आने वाले हैं, और राजा के बाद धीरे धीरे उनके नीचे के जो लेस नोबल पीपल, लेस इंपॉर्टेंट पीपल है, वो हायरार्की में आएंगे। ये चीज उनको इंस्पिरेशन मिलता है ईरानियन जो सूफी कॉन्सेप्ट है, शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, ये एक सूफी सेंट है, इनसे ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। और ये डेवलप कहाँ से होता है कॉन्सेप्ट? तो ये कॉन्सेप्ट ग्रीक कॉन्सेप्ट है, जो कि सोहरावर्दी अडॉप्ट करते हैं, और सोहरावर्दी से फिर अबुल फजल अडॉप्ट करते हैं। डिवाइन लाइट किस तरीके से ट्रांसमिट कर रही है? डिवाइन लाइट गॉड से किंग के पास आएगी, किंग से फिर वो उस तरीके से किंग को स्पिरिचुअली गाइड करेगी ताकि वो अपने सब्जेक्ट्स का ख्याल रख पाए। पेंटिंग्स में भी इस तरीके के नैरेटिव्स दिखाए जाते थे, ट्रांसमिट करे जाते थे। और ये जो भी इस तरीके की पेंटिंग्स दिखता था, स्वाभाविक सी बात है उसके दिमाग में काफ़ी गहरा असर पड़ेगा इस चीज़ का। मुगल आर्टिस्ट, पर्टिकुलरली 17th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं, तो ये इस तरीके से पोर्ट्रे करते थे, जैसे अगर कोई राजा है तो राजा के सर के पीछे हेलो जैसे दिखाते थे। ये हेलो बिल्कुल जो हेलेनिस्टिक फीचर है, जैसा यूरोपियन पेंटिंग्स में आप क्राइस्ट और जो वर्जिन मैरी के सर के पीछे एक हेलो देखते हैं, चक्र जैसे दिखते हैं बड़ा सा, वो चीज़ रिप्रेजेंट करना चालू करते हैं 17th सेंचुरी से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ल्यूमिनोसिटी का, के पीछे हेलो दिखा रहे हैं, पीछे रोशनी दिखा रहे हैं, गॉड की रोशनी पड़ रही है, ये सोहरावर्दी लेते हैं या फिर सीखते हैं कहाँ से? ये इसका ओरिजिन होता है प्लेटो की रिपब्लिक से। तो ये ग्रीक अप्रोच है, और यहाँ पर गॉड को सन के तौर पे देखा जाता है। ये जो सोहरावर्दी राइटिंग्स थी काफ़ी यूनिवर्सल थी, इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर थी। तो शेख मुबारक इसको स्टडी करते हैं, और बाद में इसको, इस आइडिया को ट्रांसमिट करा जाता है उनके दोनों बच्चों में, जो कि थे फैजी और अबुल फजल। और अबुल फजल के पास यहाँ से ये चीज़ आती है। तो आप देखेंगे प्लेटो का आइडिया आएगा, प्लेटो का आइडिया पहुँचेगा इस्लामिक वर्ल्ड में सोहरावर्दी के पास, और सोहरावर्दी के बाद वो पहुँचेगा शेख मुबारक के पास, और शेख मुबारक से फैजी और अबुल फजल जो उनके बेटे हैं उनके पास ये कॉन्सेप्ट पहुँचता है, जिसमें लाइट को सन के तौर पर या गॉड को सन के तौर पर रिप्रेजेंट करा जाता है, और उनकी जो लाइट है वो आगे बढ़ रही है। एक और पेंटिंग है, सीधे हाथ पे देखिए, अबुल हसन ने ये पेंटिंग बनाई है, जिसमें जहांगीर को दिखाया जा रहा है। एक हाथ में आप देखेंगे जहांगीर जो है वो पोर्ट्रेट पकड़े हैं, उनके कपड़े देखिए, इनके कपड़े देखें, और ये जो है ये अकबर है। अकबर हाथ में दुनिया का एक ग्लोब, जो पूरी वर्ल्ड है उसका एक ग्लोब हाथ में पकड़े हुए हैं। ये दिखाना चाह रहे हैं अपनी अथॉरिटी, जो डायनेस्टिक अथॉरिटी है उसका सिंबल है ये ग्लोब। और कपड़े देखें आप अगर, तो अकबर के जो कपड़े हैं वो वाइट हैं, जो कि सूफिज्म या सूफी ट्रेडिशन की तरफ उनका इंक्लिनेशन और एनलाइटेंड सोल को रिप्रेजेंट करना के लिए वाइट कपड़े दिखाए जा रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे तो मुगल्स में कोई प्रॉपर एक रूल नहीं होता था, एक लॉ नहीं था कि राजा के बाद कौन सा बेटा राजा बनेगा। इसकी वजह से बहुत सी लड़ाइयाँ होती थी। आप देखेंगे फ्रैट्रिसाइडल वॉर्स होंगी, जिसमें भाई भाई की हत्या करने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको राजा बनना पड़ेगा। राजा बनने के लिए इस तरीके की चीज़ें होती हैं। चाहे आप देखें अकबर के बाद से ही ये कहानी शुरू हो गई थी। अकबर के बाद जहांगीर के समय भी जहांगीर ने लड़ाई छेड़ी थी, इवन दो वो लड़ाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी क्योंकि वो बाप बेटे के बीच में थी। लेकिन उसके बाद से आप देखें तो खुर्रम या फिर शाहजहां, इन्होंने अपने बाप के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी, और उसके बाद औरंगजेब वाली लड़ाई तो बड़ी ही पॉपुलर है। एक तरफ औरंगजेब और दारा शिकोह की गजब की लड़ाई होती है।
गजब की तो नहीं कहेंगे, शाहजहां चाहते थे कि दारा शिकोह राजा बने, लेकिन औरंगजेब राजा या फिर एम्परर बनना चाह रहा था। जैसे ही अकबर का राज खत्म होता है, प्रिंस सलीम रिवोल्ट कर देते हैं और रिवोल्ट करेंगे अपने बाप के खिलाफ, और ये पूरा जो पावर है ये अपने हाथ में ले लेंगे, और यहां से उनको टाइटल भी अज्यूम करते हैं ये जहांगीर। मैंने आपको अबुल फजल के भी बारे में बताया था, जिनको कत्ल कर दिया गया था बीर सिंह बिंदेला के द्वारा, और ये वही लड़ाई है। मुगल क्रॉनिकल्स की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो एम्पायर है इसको काफी हेट्रोजीनियस शेप में दिखाया गया है। अलग अलग एथनिक और रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, जैसे हिंदू, जैन, जोरास्ट्रियंस, मुस्लिम्स, ये सब मिलके एक अम्ब्रेला में रह रहे हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सारे जो रिलीजन्स हैं इनमें स्टेबिलिटी मेंटेन करी जाए, ये सारे जो इथनिक ग्रुप्स हैं इनमें कैसे जस्टिस और पीस मेंटेन करा जाए, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, और क्रॉनिकल्स ने इसी के बारे में अच्छी खासी जानकारी दी है। अबुल फजल एक आइडिया को डिस्क्राइब करते, एक आइडियल को डिस्क्राइब करते, जिसको आप सुल्ह कुल कहते हैं, एब्सोल्यूट पीस। और इसमें एक चीज़ कही जाती है कि आप अपने रिलीजन की जो स्कूल है, जो टीचिंग्स है, आप उसको एक्सप्रेस करें, आपके पास पूरी फ्रीडम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे के रिलीजन को अंडरमाइन करें या फिर डिसरिस्पेक्ट करें। तो सुलह कुल में ये कहा जाता है कि जो सारे रिलीजन है और जो उनके स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनके पास पूरी फ्रीडम है एक्सप्रेस करने की, लेकिन आप उसमें पीस जो स्टेट इंश्योर करती है, या फिर एक दूसरे में लड़ाई, आपस में आप लड़ाई नहीं कर सकते हैं अपने रिलीजियस फेथ को लेकर, और दूसरे के रिलीजियस फेथ को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अंडरमाइन नहीं करेंगे, डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अब ये जो सुलह कुल के आइडियाज हैं इनको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा? ये इंप्लीमेंट किए जाते थे स्टेट पॉलिसीज के बेसिस पे, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे रिलीजियस फेवरेटिज्म नहीं दिखाया जाता था। जो भी नोबिलिटी है मुगल्स के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो रानी हो, तुरानी हो, अफगान, राजपूत, दक्कनी, इन सब के केस में आप देखेंगे तो इनकी पोजीशंस और अवार्ड्स इनको मिलते थे ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस, ये किस तरीके का काम कर रहे हैं और कितने ज्यादा वफादार हैं ये किंग को लेके। साथ में जो अकबर है ये टैक्स भी अबॉलिश कर देते हैं पिलग्रिमेज का 1563 में, और जजिया 1564 में अबॉलिश कर देते हैं। दोनों इसीलिए अबॉलिश करे जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों ही रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को शो करते थे। इनका जो बेसिक आधार था, मूल आधार इनका था कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, जिसकी वजह से जजिया और पिलग्रिमेज पर टैक्स लगाए जाते थे। साथ में सुलह कुल एडमिनिस्ट्रेशन में भी फॉलो करने के इंस्ट्रक्शंस भेजे जाते थे, जो ऑफिसर्स हैं उनको भी इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे। इसके अलावा आप देखें तो जो मुगल एम्परर्स हैं ये सपोर्ट दिया करते थे, कोई भी रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं उनकी मेंटेनेंस करना है, उनकी बिल्डिंग करनी है, तो उसके लिए सपोर्ट दिया जाता था मुगल एम्परर्स के द्वारा। कभी कभी क्या होगा, लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाई में बिल्डिंग्स या फिर जो रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स हैं, टेम्पल्स हैं, ये सब डैमेज हो जाते हैं, उस केस में भी रिपेयर के लिए पैसा दिया जाता था। इवन शाहजहां और औरंगजेब के समय भी ये चीज़ें हुई हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि औरंगजेब को ये कहा जाता है कि बहुत सारे मंदिर इन्होंने इस समय तोड़े थे, उसके बावजूद बहुत सारी जगहों पर इन्होंने पैसे दिए हैं। इसके बाद आप देखें तो जो लेटर मुगल्स आते हैं उन्होंने फिर जजिया चालू कर दिया था, रीइम्पोज कर दिया था जजिया और नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स। अबुल फजल सॉवरेनिटी को डिफाइन करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे। ये कहते हैं कि जो एम्परर है वो आम जन का, जो सब्जेक्ट्स हैं उनके, उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा, ऑनर और फेथ को भी प्रोटेक्ट करेगा, और उसके लिए दो कंडीशन है। पहली चीज तो जो सब्जेक्ट है उसको ओबीडियंट रहना चाहिए, दूसरी चीज जो रिसोर्सेज हैं सब्जेक्ट के पास वो उसको स्टेट के साथ शेयर करने होंगे। अगर ये दो कंडीशंस वे मानते हैं तो आपकी लाइफ, प्रॉपर्टी, फेथ एज वेल एज ऑनर को सेव करने का जो काम होगा वो एम्परर का होगा। जिनमें पावर और डिवाइन गाइडेंस होता था वही ऑनर को प्रोटेक्ट कर पाते थे, और वही इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की मान मर्यादा रख पाते थे, वही इसको प्रॉपर्ली फॉलो करवा पाते थे। जनरली आप देखेंगे बहुत से राजा ऐसे हैं जो टैक्सेस तो ले लेते हैं, लेकिन अगर कभी लड़ाई होती है या फिर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं तो वो अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़ देते हैं, उनसे पल्ला झाड़ देते हैं। उनके ऑनर को प्रोटेक्ट करना, उनके फेथ को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जरूरत है पावर और डिवाइन गाइडेंस की, ऐसा अबुल फजल कहते हैं। यहां पर देखिए एक और इंपॉर्टेंट पेंटिंग जिसमें बताया जा रहा है कि जस्टिस का क्या इंपॉर्टेंस है। जहांगीर इसमें शूट कर रहे हैं एरो, और ये जो क्लाउड सा दिखाया गया ये पॉवर्टी का क्लाउड है। ये पेंटिंग अबुल हसन ने बनाई थी, और इस पेंटिंग में सिंबलाइज करा जा रहा है, एक एब्स्ट्रैक्ट सिंबलाइजेशन है पॉवर्टी का, ये जो डार्क क्लाउड है। तो इसको एक पर्सन के फॉर्म में नहीं दिखाया गया है, एक सिंबल के फॉर्म में दिखाया गया है कि पॉवर्टी जो है इसको शूट कर रहे हैं तो गरीबी को मिटा रहे हैं। साथ में यहां पर आप देखिए चेन ऑफ जस्टिस दिखाई जा रही है। चेन ऑफ जस्टिस जो है ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि जस्टिस कितना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी आदमी की किसी भी सब्जेक्ट की बात नहीं सुनी जा रही है, प्रजा में किसी की बात नहीं सुनी जा रही है, तो वो सीधा आ सकता है, इस चेन को खींच सकता है और अपना अटेंशन जो है वो ला सकता है। पूरे कोर्ट का जो अटेंशन है वो इस पर्टिकुलर पर्सन की बात पे आएगा। हो सकता है कोई ऑफिसर जो है वो काम में डिले कर रहा है या फिर हिपोक्रेसी प्रैक्टिस कर रहा है,
जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, तो उस केस में ये चेन जो है ये लोगों की आवाज़ बन सकती है। जो एम्परर है उसका अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए ये चेन है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप देखें कि एक तरफ ये पॉवर्टी को शिकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ प्रोटेक्शन में ये जो बकरी का है, भेड़ का बच्चा बना है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सिंबलाइज करती है पीस, हार्मनी, को एग्जिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें। साथ में ये जो दो क्यूपिड्स हैं ये हाथ में ये क्राउन को पकड़े हुए हैं। तो बहुत सारे यूरोपियन एस्पेक्ट्स भी आए थे। जिस तरीके से क्यूपिड्स दिखाए जा रहे हैं, यूरोपियन एस्पेक्ट्स ऑफ पेंटिंग है जिसमें क्यूपिड्स दिखाए जाते हैं। आइडिया ऑफ जस्टिस रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्चूज हैं मुगल मोनार्क के, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे विजुअल रिप्रेजेंटेशंस होते थे, जिसमें से फेवरेट सिंबल्स की अगर मैं बात करूं तो आर्टिस्ट जनरली लायन और लैम्ब दोनों को साथ में दिखाते थे, जिसमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात रिप्रेजेंट करी जा सके विजुअल रिप्रेजेंटेशन से। इसका मतलब यह था कि इस साम्राज्य में कमजोर और मजबूत, ताकतवर दोनों लोग साथ में मिलजुल के रह सकते हैं। और ये जो कोर्ट सीन्स हैं ये बादशाह नामा में दिखाए गए हैं, जिसमें इस तरीके के मोटिव्स जो हैं वो निशेस में जो पेंटिंग्स हैं उनके आपको दरारों में, कोनों में इस तरीके की चीजें मिल जाएगी, जहां पर एम्परर थ्रोन है उसके आसपास। खासकर एम्परर थ्रोन के नीचे आपको इस तरीके की एस्पेक्ट्स मिल जाएंगी, जिसमें लायन और लैम्ब दोनों को दिखाया गया है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, लिविंग इन हार्मनी और एग्जिस्ट कर रहे हैं शांति। अब हम बात करेंगे कैपिटल और कोर्ट्स की। सही मायने में आपको पता है किसी भी साम्राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट या फिर लेजिटिमाइज करने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोर्ट्स, जस्टिस डिस्पेंसेशन, और वो जनरली कहां पर होगा? कैपिटल सिटीज में। मुगल एम्पायर की बात करें तो ये जो कैपिटल सिटीज हैं यहां पर ही कोर्ट असेंबल होगी। जनरली क्या होता था कि जो कोर्ट्स है ये शिफ्ट होती रहती थी, क्योंकि कैपिटल सिटीज भी शिफ्ट होती रहती है। 16 से 17 सेंचुरी में शिफ्टिंग चलती रही है। शुरुआत से ही हम देखें तो जैसे ही मुगल आते हैं तो आगरा को कैपिटल ले लिया जाता है, लोधी कैपिटल। 4 साल जब तक बाबर इस समय पे राज करेंगे तब तक फ्रीक्वेंट मूव पे रहता है। क्यों? क्योंकि बाबर बहुत लड़ाइयाँ लड़ रहे थे इस समय। ये 4 साल काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयों लड़ते हुए बीते। फिर अकबर आते हैं 1560 में। आप देखेंगे अकबर जो है वो आगरा फोर्ट में अपना कोर्ट कंस्ट्रक्ट कराते हैं, जो कि रेड सैंडस्टोन पास की जो एडजॉइनिंग क्वारीज थी, माइंस थी, वहां से लिया था। 1570 में आप देखेंगे एक नया कैपिटल बनाने की तैयारी होती है, फतेहपुर सीकरी। ये फतेहपुर सीकरी जो है उसको बनाने का एक इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि अजमेर के रास्ते में सीकरी पड़ता था। और अजमेर क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि दरगाह थी वहां पर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की, जो कि एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर बन गई। अकबर बहुत बार वहां पर गए हैं अपनी मन्नतें मांगने के लिए, किसी लड़ाई की वजह से या फिर औलाद के लिए। इस तरीके से आपने मुगल आजम पिक्चर में भी देखा होगा, ये सीन दिखाया कि अकबर तपते हुए रन में, मतलब रेगिस्तान में चल के मन्नत मांगने जा रहा है। मुगल एम्परर्स की अगर हम बात करें तो ये सूफी सेंट्स के साथ एक क्लोज रिलेशन दिखाने का प्रयास करते थे, क्लोज रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की बात करते थे, पर्टिकुलरली चिश्ती सिलसिला के साथ, जिसके एक इंपॉर्टेंट शेख जो है वो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर ने व्हाइट मार्बल का एक टूम भी कंस्ट्रक्ट कराया शेख सलीम चिश्ती के लिए, जो कि सूफी सिलसिले को बिलोंग करते थे। इसके बाजू में ही उन्होंने एक मॉस्क बनाया जो कि फ्राइडे प्रेयर्स के लिए यूज करा जाता था, जस्ट टूम और टूम के बाजू में ही मॉस्क। इसके अलावा आप देखें तो बहुत बड़ा दरवाजा भी बनाया जिसको आप बुलंद दरवाजा के नाम से जानते हैं, और ये याददाश्त के लिए था। जो भी विजिटर्स आए वो यादगार के तौर पे इस दरवाजे को देखे। जब मुगलों ने गुजरात पे जीत हासिल करी थी उसकी यादगार में ये दरवाजा बनाया गया था। 1585 की बात करें तो कैपिटल जो है इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है लाहौर की तरफ। क्यों? क्योंकि उस समय पर जो फ्रंटियर्स थे लाहौर के आसपास, जो नॉर्थ वेस्ट है, वहां पर कंट्रोल की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अकबर वो शिफ्ट कर देते हैं अपने कैपिटल को, और 13 साल वहीं पर कैपिटल, फ्रंटियर्स में ही कैपिटल एस्टैब्लिश रहता और वहीं पर कोर्ट लगती थी। बात करें हम शाहजहां की तो शाहजहां ने अच्छा खासा पैसे की व्यवस्था कर ली थी। जो फीजल पॉलिसी थी इसकी वजह से इन्होंने अच्छे खासे मनी को एक्यूमुलेट कर लिया था, जिसकी वजह से जो इनका पैशन था बिल्डिंग, उसमें ये पैसा लगा पा रहे थे। अब ये जो बिल्डिंग एक्टिविटीज होती हैं मोनार्कियल कल्चर्स में, ये कहीं ना कहीं देखी जाती हैं दान पुण्य की एक्टिविटी के तौर पे भी, और साथ में ये इस तरीके से भी देखी जाती है कि जो डायनेस्टी है उसका पावर, वेल्थ और प्रेस्टीज कैसे रिप्रेजेंट हो रही है। आपने देखा होगा आज के समय में कोई धनवान होता है तो पहले वो अपना बंगला बनाता है, फिर उसके बाद होगा तो आसपास कोई मंदिर बना देगा, तो वो अपने पावर को दिखाने की कोशिश करता है, पावर और वेल्थ और प्रेस्टीज को दिखाने की कोशिश करता है। साथ में एक दया भाव के रूप में भी इसको देखा जाता था। जो मोनार्क्स हैं वो बिल्डिंग्स बनाते थे तो उस बिल्डिंग एक्टिविटी से भी बहुत लोगों के घर चलते थे, तो ये दया भाव के तौर पे भी, एक्ट ऑफ पाइटी के रूप में भी देखा जाता था जब मुस्लिम रूलर्स इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस करते थे। ये देखें आप, ये बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी का, जो कि गुजरात पे जीत हासिल करने की वजह से बनाया गया था। जो भी विजिटर्स हैं वो आके इसको देखें और याद करें कि मुगल्स ने गुजरात पे जीत पाई। 1648 आता है और यहाँ पर आप देखेंगे कि कैपिटल को
कोर्ट को, हाउस होल्ड को, आर्मी को, सबको आगरा से शिफ्ट कर दिया जाता है शाहजहानाबाद। ये जो नया कैपिटल था, ये पुरानी दिल्ली जो है आज के समय में वही है। यहाँ पर रेड फोर्ट बनाया गया था, जामा मस्जिद बनाया गया था और साथ में बाजार भी बनाया गया था। और बाजार की जो रास्ता था उस पर आपको ट्री लाइन दिखेंगी, ये चांदनी चौक के नाम से आज फेमस है। स्पेशियस होम्स बनाए गए थे नोबिलिटी के। और शाहजहां ये नई सिटी जो बनाते हैं, ये और ज़्यादा फॉर्मल विजन था कि ये कितने पावरफुल हो रहे हैं। इनकी जो मोनार्की है उसको रिप्रेजेंट करने का सबसे गजब का तरीका था ये पूरा एक शहर बनाना, क्योंकि इसके पहले तक जब भी मुगल्स ने कोई कंस्ट्रक्शन करा वो इतने मासिव स्केल पे नहीं था। ये जो फिजिकल अरेंजमेंट है कोर्ट का, वो इस तरीके से किया जाता था कि जो सॉवरेन है, जो एम्परर है, उसके पावर को रिप्रेजेंट करा जाए। और सही मायने में आप देखें तो जिस तरीके से हार्ट ऑफ सोसाइटी होता है एम्परर, उस चीज को मिरर करने की कोशिश करी जाती थी उस कोर्ट के एरिया में। तख्त को रखा जाएगा, तख्त रिप्रेजेंट करता था सेंटर पीस। एक्सेल मंडी मतलब सही मायने में एक ऐसा एक्सेल जिस पे पूरी दुनिया चल रही, जिस पे धरती चल रही है, उस तरीके से उस तख्त को दिखाया जाता था, फिजिकल फॉर्म में दिखाया जाता था कि उसके ही ऊपर पूरा जो दारोमदार है इस एम्पायर का वो चल रहा है। साथ में जो राजा है उसके सर के ऊपर जो छतरी, जिसको अंग्रेजी में आप कैनोपी कहते हैं, वो ये दिखाने का प्रयास करता है कि जो रेडियंस है सन का वो पड़ रहा है सॉवरेन के ऊपर, सॉवरेन से वो सेपरेट होकर सब में फैल रहा है। अब जो क्रॉनिकल्स हैं वो भी बहुत प्रिसाइसली इस काम को करते हैं, जो मुगल एम्पायर है, मुगल एलिट है, उनके स्टेटस को दिखाने का। राजा से जितनी ज्यादा प्रॉक्सिमिटी होगी फिजिकली भी उनको इतनी पास बैठाया जाएगा तख्त के। तो जैसा मैंने बताया, कोटियर्स को भी उसी हिसाब से बैठाला जाता था जिस हिसाब से उनकी इंपॉर्टेंस होती थी एम्परर की नजर में। एम्परर जब तख्त पे बैठ जाएगा उसके बाद कोई अपनी जगह से हिल नहीं सकता है, बिना परमिशन के वहां से उस जगह से उठ के नहीं जा सकता। और इसी वजह से जब शिवाजी औरंगजेब के समय औरंगजेब के कोर्ट में से उठ के चले गए थे, उसकी वजह से उनको फिर कैद कर लिया गया था। तो ये आपको इंपॉर्टेंट कोरिलेशन याद रखना है कि एम्परर एक बार बैठ जाए अपने तख्त पे, उसके बाद और कोई बिना परमिशन लिए हिल भी नहीं सकता है, कहीं नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये सिनेरियो होता था। तो कोर्ट के कुछ एटिकेट्स होते थे जिनको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये भी कुछ आप दरबार अकबरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती थी उसके बारे में भी आप जान सकते हैं कि किस तरीके से अकबर का दरबार था। बड़ा सा ढोल पीटा जाएगा जब राजा आएंगे, जब कोर्ट शुरू होता है। तो उसके बाद आप डिवाइन प्रेस जो है उसको सुन पाएंगे। और भी अलग अलग मैनर्स होते थे कि लोगों को कैसे रिसीव करा जाएगा। मैजिस्ट्रिक सन है, ग्रैंड चिल्ड्रंस है, उनका अलग अलग प्रॉपर तरीका होता था किस तरीके से वो एडमिट करे जाएंगे, कैसे उनको कोर्ट में एंटर करना है। साथ में जो भी अटेंड कर रहा है उसको कुन्निस करना पड़ता था। अब ये कुन्निस क्या है हम समझते हैं। इस तरीके से हर चीज का स्टैंडर्ड था। आएंगे, आपको गिफ्ट कैसे देने हैं, बैठना कहाँ पे है, और दीवाने खास क्या है, दीवाने आम क्या है, सबके बारे में हमें पता चलता है। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात मैं कर रहा था कोर्ट सोसाइटी में, इसको बहुत ही ध्यान से एक्सरसाइज करा जाता था। पूरी डिटेल्स होती थी, पूरे फॉर्म ऑफ एड्रेस होगा, कोर्टियर्स जो होंगे उनका एड्रेस बहुत प्रॉपर होने वाला है, किस तरीके की स्पीच को एक्सेप्ट करा जाएगा इसके बारे में भी कोर्ट में पूरा एक लॉ बुक थी कि आपको इस चीज को फॉलो करना है, आपका डेकोरम कैसा होना चाहिए। हल्की सी भी अगर कमी समझ में आती थी एटिकेट्स में तो तुरंत उसको नोटिस करा जाता था और तुरंत उनको पनिश भी किया जाता था। ऑन द स्पॉट पनिशमेंट का रूल था। फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन की अगर बात करें, जो सलाम देने का बात करें, तो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन होते थे और ये स्टेटस दिखाते थे, हायरार्की दिखाते थे। जो बंदा सैल्यूटेशन कर रहा है, अगर वो डीप प्रोस्ट्रेट कर रहा है, मतलब बहुत झुक के अगर सलाम कर रहा है, तो वो हायर स्टेटस का सिंबल था। हायर फॉर्म ऑफ सबमिशन अगर सजदा या फिर कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन कर रहा है तो वो हायर फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन है। शाहजहां के टाइम तक ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत चेंज हो गई थी और ये फिर चहर, तस्लीम और जमीन बोस, मतलब जमीन को आपको किस करना पड़ेगा, उस तरीके की प्रैक्टिस तक पहुंच गई थी। यहां पर आप देखें तो चेयर तस्लीम में क्या होता है, आप अपना जो सीधा हाथ है वो जमीन पर टच करेंगे और फिर उसको जेंटली ऊपर उठाएंगे। इस तरीके से प्रैक्टिस होती है। शब बारात भी एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो मनाया जाता था, जिसमें जो भी गलतियां होती हैं उसके लिए माफी मांगी जाती है मुस्लिम्स के द्वारा। तो मैं आपसे कुन्निस की बात कर रहा था। एक सेरेमोनियल सैल्यूटेशन होती है जिसमें क्या होगा, जो कोटियर है वो अपने पाम जो होता है राइट हैंड का, उसको फोरहेड के अगेंस्ट बेंड करेगा और सर को भी झुकाएगा। इस तरीके से करा जाता है। एक तरीके का जो सलाम है वो आप समझ लीजिए। साथ में जो एक्सेल मंडी मैंने आपको बताई कि जिस पे ऐसा विजुलाइज करा जाता है कि पूरा जो अर्थ है उसी एक्सिस पे टिका हुआ है। ये एक्सेल मंडी जो है एक लैटिन शब्द है। अब मैंने आपको बताया कि जो प्रोटोकॉल्स होते थे कोटियर्स के लिए, उस तरीके से जो डिप्लोमेटिक एनवॉयज आते थे उनके लिए भी प्रॉपर प्रोटोकॉल्स दिए जाते थे कि आपको किस तरीके से एंटर करना है, किस तरीके से बातचीत करनी है, वो सब। एम्बेसडर्स जो भी मुगल एम्परर के पास आते थे, सबसे पहली बात तो यह है कि उनको ग्रीटिंग्स में कुछ गिफ्ट वगैरह लेके आने पड़ेंगे। साथ में ये बाव करेंगे डीपली या फिर ये जमीन को किस करेंगे।
जो कि पर्शियन, और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो एक पर्शियन कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपनी मुट्ठी बनाते हैं, हाथ को बंद करते हैं और अपने सीने पे रखते हैं, चेस्ट पे रखते हैं। तो वो भी एक तरीका था दिखाने का कि आप एम्परर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। थॉमस रोई जब आए थे, जो एक इंग्लिश अनुयायी हैं जेम्स वन के, ये आए सिंपली और इन्होंने बाव कर दिया जहांगीर के सामने। सही मायने में यूरोपियन कस्टम तो वही था, लेकिन यहां पर उसको बड़े अजीब तरीके से देखा जा रहा था। और इसके अलावा एक और बड़ी चीज हो गई जिसने पूरे कोर्ट को शॉक कर दिया। इन्होंने बोला कि मुझे कुर्सी दो। तो ये चीजें उनको नहीं पता थी कि यहां पर क्या कस्टम है और वहां पर क्या कस्टम है। एम्परर की लाइफ कैसे शुरू होती थी, डे इन द एम्परर्स लाइफ, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे ही सूरज उगेगा तो ये जो भी पर्सनल रिलीजियस डिवोशन का काम है, प्रेयर वगैरह है, ये सब करे जाएंगे। उसके बाद फिर झरोका दर्शन शुरू होगा, जिसमें ईस्ट की तरफ एक खिड़की बनी होती थी, छोटी सी बालकनी होती थी। वहां पर जाके राजा जो है वो क्राउड से मिलेगा। अब क्राउड जो है इसमें सोल्जर भी हैं, मर्चेंट्स हैं, क्राफ्ट पर्सन, पीसेंट्स, विमेन और बीमार बच्चे, ये सब होने वाले हैं। ये झरोका दर्शन जो है ये अकबर ने शुरू करवाया था, और इसका मूल कारण यह था कि एक्सेप्टेंस आ पाए, जो इंपीरियल अथॉरिटी है उसके प्रति लोगों का एक्सेप्टेंस आ पाए और लोगों का भरोसा जाग पाए। इसीलिए झरोका दर्शन कराया जाता था। सीधे हाथ में आप देखें तो ये जो पेंटिंग है, शाहजहां जो प्रिंस है औरंगजेब उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको वेडिंग के पहले, शादी के पहले कुछ दे रहे हैं। ये बनाई गई पेंटिंग पयाग के द्वारा, और ये बादशाह नामा में आपको पेंटिंग देखने मिलेगी। यहाँ पर ये शाहजहां बैठे हैं और ये औरंगजेब आके गिफ्ट ले रहे हैं। तो ये सिनेरियो, इस तरीके से पेंटिंग्स बनाई जाती थी और पूरा कोर्ट का ये सीन दिखाया गया है। अब झरोका दर्शन में एक आध घंटे बिताने के बाद राजा क्या करेंगे, उसके बाद ये पब्लिक हॉल में आएंगे, जिसको आप दीवाने आम कहते हैं, और यहाँ पर जो प्राइमरी बिजनेस होंगे गवर्नमेंट के, उनको कंडक्ट करा जाएगा, जहां पर स्टेट के ऑफिसर्स प्रेजेंट होंगे जो कि रिपोर्ट्स और रिक्वेस्ट लेके आएंगे। उसके बाद 2 घंटे के बाद आप देखते हैं कि एम्परर जो है वो दीवाने खास में पहुंचते हैं, जहां पर प्राइवेट ऑडियंस होगी और कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को डिस्कस करा जाएगा। हाई मिनिस्टर जो है स्टेट के, वो वहां पर आएंगे, बहुत सारे आइडियाज और जो पिटिशंस वगैरह होंगे उन पर डिस्कशन होगा। टैक्स ऑफिसर्स जो है वो अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करेंगे, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी बड़ी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, उसके आर्किटेक्चरल डिजाइन वगैरह का भी डिस्कशन इसी दीवाने खास में हुआ करता था। यहाँ पर बहुत ही रेप्यूटेड आर्टिस्ट भी आते थे। अब ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो इसके अलावा आप देखते हैं कि जब भी स्पेशल ओकेशन हुआ करता था, तो जैसे स्पेशल ओकेशन कौन सा, ईद है, शब बारात हो गया, या फिर होली है, तो इस समय कोर्ट को बहुत गजब का सजाया जाता था। एनिवर्सरी, सालगिरह वगैरह होती थी, तब भी कोर्ट को सजाया जाता था, जिसमें परफ्यूम्ड कैंडल्स का यूज करा जाता था। अच्छे महंगे होल्डर्स के ऊपर कैंडल्स को लगाया जाता था। आपने देखा होगा कैंडल होल्डर होता है इस तरीके का, तो उस कैंडल होल्डर को, बहुत ही सुंदर कैंडल होल्डर होता था, और उसके ऊपर आप देखेंगे जो कैंडल्स लगाई जाती थी ये भी काफी सुंदर लगाई जाती थी, बहुत खुशबूदार। साथ में और भी चीजें, पैलेस वॉल्स जो है, पैलेस वॉल्स के ऊपर इस तरीके से कलरफुल हैंगिंग्स वगैरह लटकाई जाएंगी, जिसमें अलग अलग चीजें लिखी होंगी, ये चीज क्यों करी जा रही है, किसके सम्मान में करी जा रही है, वो सारी चीजें। और ये सब देख के जो भी विजिटर्स हैं वो बड़े अचंभित रह जाते थे और बहुत ही ज्यादा आकर्षक लगती थी, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगती थी। इसके अलावा ये तौलने वाला काम भी होता था, जिसको आप जश्न वजन कहते हैं या तुलादान कहते हैं। ये क्या है, इसमें जो भी पर्सन है यहाँ एक साइड बैठेगा और दूसरे साइड जो होगा तराजू के सामान रखा जाएगा, सोना चांदी, और जो भी रखा जाएगा वो बाद में फिर गरीबों में बांट दिया जाएगा। तो यहाँ एम्परर बैठेगा और यहाँ पर उनके सामान रखे जाएंगे। ये आपने जोधा अकबर में देखा होगा, ये जोधा अकबर पिक्चर में ये सीन है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा तुलादान या जश्न वजन क्या होता है। तो इस सेरेमनी में पर्टिकुलरली ये जहांगीर के मेमोयर में दिखाया जा रहा है कि जो प्रिंस खुर्रम है उनका तुलादान किया जा रहा है। अब बात करें दारा शिकोह की शादी की। ये जो वेडिंग सेलिब्रेशंस होती थी ये भी बड़ी लैविशली करी जाती थी, बहुत खर्चा पानी किया जाता था। तो ये आज ही नहीं है कि इतना ज़्यादा खर्चा करके ये बिग फैट मैरिजेस करी जाती हैं, ये उस समय भी चलता था। ये बात है 1633 की, ये जो वेडिंग हो रही है दारा शिकोह और नादिरा की, जो कि डॉटर है प्रिंस परवेज की। ये अरेंज मैरिज थी, जो अरेंज करी गई थी प्रिंस जहानारा के द्वारा, जो कि दारा शिकोह की बहन है, और सती उन निसा खानूम, जो कि मुमताज़ महल की एक मेड थी, जो चीफ मेड थी इंपॉर्टेंट, सती उन निसा खानूम। इन दोनों ने मिलकर शादी पक्की कराई थी नादिरा के साथ दारा शिकोह की। वेडिंग गिफ्ट जो है, जो भी शादी के गिफ्ट थे, उनको दीवाने आम में रखा गया था। यहाँ से जो लेडीज हैं वो जाती हैं और देखती हैं, और उसके बाद फिर शाम को नोबल्स जो है उनको अलाउ किया जाता है कि आप जाके गिफ्ट देख सकते हैं। ब्राइड की मदर भी इस तरीके के बहुत सारे गिफ्ट लेके आती है, उनको भी दीवाने आम में रखा जाता है, जहां पर शाहजहां और जो भी और लोग हैं वो जाके देख सकते हैं। हिनाबंदी होती है, जिसमें जो मेहंदी है वो लगाई जाती है, वो सेरेमनी परफॉर्म करी जाती है दीवाने खास में। तो जो मेहंदी लगाने का हिनाबंदी सेरेमनी है वो दीवाने खास में कराई जाती है। ये देखिए पेंटिंग,
ये पूरी पेंटिंग में यहाँ पर ये आपके शाहजहां हो गए, ये दारा शिकोह, और ये जो शादी है इसमें ये बारात का जो एक सिस्टम चलता है वो है, और यहाँ पर ये लाइट लेके आगे चल रहे हैं, रोशनी कर रहे हैं। इसके साथ में आप देखें तो जो पान का सिस्टम है, पान, इलायची और ड्राई फ्रूट्स, इनको भी डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। जो भी कोर्ट में लोग होते हैं उन सब पे कहा जाता है कि 32 लाख का खर्चा हुआ था, जिसमें से 6 लाख जो हैं वो इंपीरियल ट्रेजरी से गए थे, 16 लाख जहां नारा ने लगाए थे। 16 लाख याद रखना है फिगर, ठीक है। और बाकी का जो बचा कुछ पैसा था वो लड़की की माँ ने, मतलब नादिरा की मदर, जो ब्राइड की मदर है, उन्होंने पैसे लगाए थे। और ये जो 16 लाख लगाए इसमें से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट तो मुमताज़ महल ने अलग से निकाल के रख दिया था अपने बेटे की शादी के लिए। अब ये जो पेंटिंग है बादशाहनामा में डिपिक्ट करी गई, जो मैंने आपको अभी दिखाई, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिखाई जाती थी, जैसे फेस्टिवल्स हैं, ओकेशंस हैं, 16 लूनर बर्थडेज हैं मोनार्क्स के, जिसको आप नौरोज़ के तौर पे देखते हैं, जो कि ईरानियन न्यू ईयर होता है वर्नाकुलर इक्विनॉक्स के हिसाब से। तो इतनी सारी चीज़ों पे भी अलग अलग पेंटिंग्स बनाई गई हैं बादशाहनामा में। गजब के फेस्टिवल्स होते थे, गजब की शान शौकत दिखाई जाती थी, बहुत सारी चीज़ें करी जाती थी, और वो सब यहाँ पर आपको पेंटिंग्स पे दिखेंगी। जब बर्थडेज होते थे, जैसे मोनार्क का बर्थडे होगा तो उसमें ये जश्न वश्न किया जाएगा, जिसमें तुला दान किया जाता था। अलग अलग कमोडिटीज़ को एक तरफ रखा जाएगा और जो एम्परर है उसको दूसरी तरफ बैठाला जाएगा, और जो भी वजन का सामान है उसको गरीबों में बांट दिया जाता था। इसके अलावा आप देखें तो टाइटल्स ग्रांट करे जाते थे। अभी टाइटल्स की बात मैं बताऊं तो बहुत हैवी टाइटल्स यूज करते थे। कभी भी कोरोनेशन होगी या फिर कहीं से जीत के आएंगे तो वो अपने टाइटल्स में जोड़ देंगे। हाई साउंडिंग और रिदमिक टाइटल्स होंगे, जैसे बादशाह हिंद, बा मुलायजा, होशियार, इस तरीके से बड़े बड़े बोल के जो अशरर होता था, जो नाकिब होता था, वो चिल्ला चिल्ला के इनके पूरे टाइटल्स को पढ़ा करता था। और जब ये टाइटल्स सुने जाते थे तो फिर लोगों को बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है, गूस बम्स आ जाते थे, अरे ये बंदा जो है इतना पावरफुल है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता था। साथ में जो मुगली सिक्के बनेंगे उसमें भी पूरे टाइटल को लिखा जाएगा, जो एक रीगल प्रोटोकॉल के साथ, मतलब सम्मान सहित ये पूरी चीज़ें करी जाती थी। साथ में ये जो टाइटल्स हैं ये मेरिट बेसिस पे दिए जाते थे, और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो भी टाइटल्स दिए जा रहे हैं मैन को, जो भी मैन ऑफ मेरिट है उनको ये टाइटल्स मिलेंगे। और इसके अलावा आप देखें तो टाइटल्स लेने के और भी तरीके थे। पहले हम देखते हैं कि टाइटल्स का क्या कॉन्सेप्ट था। जैसे अशरफ खान है, अशरफ खान जो हाईएस्ट मिनिस्टर्स होते थे उनको ये टाइटल मिला करता था। और अशरफ खान में जो अशरफ है ये ओरिजिनेट करता है, एक लेजेंडरी मिनिस्टर थे जो किंग सुलेमान या सोलोमन है। सोलोमन की कहानी आप पढ़ सकते हैं, सोलोमन किंग के बारे में। उनके जो जस्टिस डिस्पेंसेशन का तरीका है वो बड़ा गजब का है। एक कहानी है छोटी सी, मैं आपको बता दूं सोलोमन के बारे में, किंग सोलोमन के बारे में पर्टिकुलरली। गजब की कहानी है। क्या होता है कि दो औरतें आती हैं, और दो औरतें आके किंग सोलोमन के पास कहती हैं कि ये जो बच्चा है ये मेरा है। एक औरत कहती है ये मेरा बच्चा है, दूसरी कहती है ये मेरा बच्चा है। किंग सोलोमन अपने सिपाही को ऑर्डर देते हैं, कहते हैं इस बच्चे को 2 हिस्से में काट दो, दोनों माएँ आधा आधा हिस्सा रख लेंगी। जैसे ही ऐसा करने के लिए सिपाही आगे बढ़ता है, अपनी तलवार बाहर निकालता है, तो जो उसकी असली माँ होती है वो जाके बच्चे के ऊपर लेट जाती है, और उससे किंग सोलोमन को पता चल जाता है कि यही सच्ची माँ है जो अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती, अपनी जान उस बच्चे के लिए गंवा रही है। इससे किंग सोलोमन के जस्टिस के बारे में पता चलता है और उस बच्चे को अपनी असली माँ को दे दिया जाता है। तो किंग सोलोमन के जो मिनिस्टर थे असफ, उनसे ये असफ खान टाइटल आता है मुगल्स में। साथ में औरंगजेब के टाइम पे मिर्जा राजा करके एक टाइटल दिया जाता था, जिसमें आप देखेंगे जो हाईएस्ट रैंकिंग नोबल्स हैं, 2 लोगों को बस ये मिला है, जय सिंह को और जसवंत सिंह को। इन दोनों को मिर्जा राजा का टाइटल दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। टाइटल्स के लिए पैसे भी दिए जा सकते थे। एक तरफ तो आप मेहनत करके उस चीज़ को कर लीजिए, या फिर आप ये जो मैनेजमेंट कोटा है, मतलब पैसे देके भी आप टाइटल्स ले सकते हैं। जैसे एक मीर खान था, उसने 1 लाख रुपया दिया था औरंगजेब को एक लेटर ऐड करने के लिए, ए फॉर एप्पल, अलिफ ऐड करने के लिए अपने नाम में। कितना पैसा दिया था? 1 लाख रुपया दिया था उस समय में। तो ये जो मीर खान है फिर ये कन्वर्ट होके अमीर खान हो गया था, ए ऐड हो गया था। तो आमिर खान बनने के लिए बहुत पैसे दिए जाते थे उस समय। इसके अलावा और भी अवार्ड्स होते थे, जैसे रोब ऑफ ऑनर है जिसको किल्लत कहते हैं, सरापा है, हेड टू फुट मतलब एक गाउन जैसा होता है, उसके साथ में सर पे बांधने के लिए भी दिया जाएगा, टर्बन ट्यूनिक भी दी जाएगी, सैश दिया जाएगा, पटका कहते हैं जिसको। ये बहुत सारी चीज़ें मिला करती थी। इसके अलावा ज्वेल्स दिए जाते थे, जो लोटस ब्लॉसम, बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में लेकिन दिए जाते थे। इसके अलावा ज्वेलरीज भी दी जाती थी। एम्परर जो है वो ज्वेलरीज उतार के दे देता था अगर खुशी में।
इसके अलावा आप देखें तो जब भी आप राजा के पास जा रहे हैं आप कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। या तो आप थोड़े बहुत पैसे लेके जाएंगे हाथ में, जिसको आप नजर कहते हैं, या फिर कुछ बड़ा अमाउंट लेके जाएं, जिसको आप पेशकश कहते हैं। ये जो गिफ्ट्स हैं ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये साइन ऑफ ऑनर और रिस्पेक्ट के तौर पे देखे जाते हैं। जब भी आप किसी के पास जाएं आप खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से साइन ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर है। जब भी कोई एम्बेसडर्स आएंगे कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए, किसी ट्रीटी नेगोशिएशंस के लिए, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप गिफ्ट लेके आए। ये काफी इंपॉर्टेंट है जब एक इक्वल या फिर पॉलिटिकली कंपीटिंग पावर्स है। गिफ्ट की अगर हम बात करें तो आप यहां पर देखें, थॉमस रॉय जो है ये एक अंगूठी देते हैं असफ खान को, और असफ खान इस अंगूठी को इसीलिए वापस कर देते हैं क्योंकि इस अंगूठी की कीमत 400 रुपए थी मात्र। और थॉमस रॉय इससे बड़े नाराज होते हैं कि इन्हें हमारी अंगूठी वापस कर दी, लेकिन थॉमस रॉय कस्टम नहीं समझ पा रहे थे कि वहां पर महंगे गिफ्ट देने का एक चलन है। आप जितना सस्ता गिफ्ट दे रहे हैं आप उस सामने वाले को उतना ही कम आंक रहे हैं, या उसके ऑनर या रिस्पेक्ट को उतना ज्यादा नहीं समझ रहे हैं। ये देखिए टर्बन बॉक्स है, इसमें जो टर्बन है, जो पगड़ी है, उसको रखा जाता था, और उसका ये डब्बा है। अब हम बात करें हरीम की, तो ये जो हरीम है ये डोमेस्टिक वर्ल्ड, जो मुगल्स का डोमेस्टिक एरिया होता था उसके लिए यूज करा जाता था, और ये डराइव हुआ है पर्शियन वर्ड हरम से, जिसका मतलब है एक सीक्रेट प्लेस। अब जो मुगल हाउस होल्ड है इसमें एम्परर की जो वाइफ है, कॉन्क्यूबाइंस है। कॉन्क्यूबाइंस मतलब सही मायने में अगर आप देखें तो रखेल्स, कीप, उनको आप कॉन्क्यूबाइन कहते हैं। इसके अलावा उनके जो डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, दूर के रिश्तेदार, जैसे मम्मी है, स्टेप मदर है, फॉस्टर मदर है, बहनें, डॉटर्स, डॉटर इन लॉ, आंटी, चिल्ड्रन, ये सब रहेंगे। इसके अलावा फीमेल सर्वेंट और स्लेव भी यहीं पर इस हरम में या हरीम में रहते थे। आपको मालूम है कि पॉलीगेमी प्रैक्टिस करी जाती थी उस समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। स्पेशली देखा जाए तो जो रूलिंग ग्रुप्स है उनमें पॉलीगेमी तो चलती थी। इसके अलावा आप देखें तो जो रिलेशनशिप्स हैं उनको एस्टैब्लिश करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए राजपूत क्लैंस और मुगल्स में भी आप देखेंगे मैरिजेस होने लगी। पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स और मैरिज अलायंसेस डेवलप होने लगे। एक तरफ टेरिटरीज को गिफ्ट में देने के साथ साथ डॉटर को भी एज ए गिफ्ट दिया जाने लगा, तो मैरिजेस जो है वो इस तरीके से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुए। यहां पर भी हायरार्की आपको देखने मिलेगी रिलेशनशिप में रूलिंग ग्रुप्स के। ये जो मैरिज लिंक्स हैं, ये जो रिलेशनशिप डेवलप करे, इससे क्या होता है कि मुगल्स बहुत बड़ी रिश्तेदारी बना लेते हैं, चाचा, नाना, दादा, मामा, और साथ में जो शादी करने के बाद उस तरफ के भी बहुत सारे रिश्ते हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा एम्पायर बनाने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है मुगल्स के लिए। एक बड़े बड़े अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलते हैं, टेरिटरी बड़ी होती है, और इसके साथ टेरिटरी को कैसे मेंटेन करना है, एम्पायर को कैसे कंट्रोल करना है, वो भी इनको इसी इन मैरिज अलायंसेस से सहयोग मिलता है। मैरिज के साथ में आप देखें, इसके अलावा भी देखें तो जो मुगल हाउस होल्ड है इसमें डिस्टिंक्शन है। वाइफ्स के बीच में, कॉन्क्यूबाइंस के बीच में, रॉयल फैमिली के बीच में एक डिस्टिंक्शन होता है। जैसे अगर कोई वाइफ रॉयल फैमिली से बिलोंग कर रही तो उसको बेगम का दर्जा दिया जाएगा, और अगर कोई वाइफ जो है वो मुगल जो रॉयल फैमिली से नहीं है तो उसको अगा कहा जाए, नॉट ऑफ अ नोबल बर्थ। ये जो बेगम्स है, जब इनसे शादी होती थी तो अच्छा खासा कैश मिलता था, जिसको आप मेहर कहते हैं, तो मेहर दिया जाता था, और ये हायर स्टेटस और ग्रेटर अटेंशन के सानी हो जाते थे, क्योंकि आपको खुद समझ में आ रहा है इनको ज्यादा पैसे दिए जाएंगे और ये अच्छे खासे नोबल ओरिजिन की, तो इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा इन कंपैरिजन टू अगा। और अगा के अलावा जो कॉन्क्यूबाइंस होती थी उनको अगाचा या लेसर अगास कहा जाता था। इनकी सबसे लोएस्ट पोजीशन होगी अगर वाइफ्स की हायरार्की में देखा जाए तो बेगम, अगा, फिर अगाचा। तो इस तरीके से ये पूरा हायरार्की चलती थी हरम के अंदर भी। ये जो फीमेल्स हैं इनको मंथली अलाउंसेस मिलेंगे कैश में, इसके अलावा गिफ्ट भी मिलते थे डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेटस। ये जो लीनेज है फैमिली का, ये जो फैमिली स्ट्रक्चर है, ये स्टैटिक नहीं रहने वाला, फिक्स नहीं रहने वाला। जो अगा है, अगर ये राजा की नज़र में फेवरेट हो जाएं तो इनको भी ऊपर उठा दिया जाता, हायरार्की में ऊपर बढ़ जाती थी। मेरा कहने का मतलब जो अगा और अगाचा हैं ये भी अपनी पोजीशन में राइज कर सकती हैं और बेगम बन सकती हैं। ये कब बनेगी? जब हस्बैंड जो है वो इनको अगर इंपॉर्टेंट समझेगा। दूसरी चीज ये भी होनी चाहिए कि अगर राजा की पहले से 4 बीवियां नहीं है तभी ये पॉसिबिलिटी के अगा और अगाचा जो है वो एलिवेट कर जाए अपनी पोजीशन से। इसके अलावा लव और मदरहुड भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते थे। अगर आप एयर दे पा रही हैं थ्रोन के लिए, अगर आप उत्तराधिकारी पैदा कर पा रही हैं, तो उस केस में आपका जो स्टेटस है उसको एलिवेट कर दिया जाता था। इसके अलावा लीगली वेडेड वाइफ्स और बहुत सारे मतलब अलग अलग तरीके होते थे। लीगली वेडेड वाइफ है, अगर 4 औरतें हैं उससे ज़्यादा अगर हो रही हैं तो फिर नहीं हो सकता है पोजीशन में एलिवेशन, और इसके अलावा लव और मदरहुड भी एक रीज़न था। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखें तो हरीम में मेल और फीमेल स्लेव्स भी हुआ करते थे मुगल हाउस होल्ड में। इनका जो काम होगा, जो भी रोज़मर्रा के काम हैं वो सब करेंगे। इसके अलावा इनका यूज़ किया जाता था इंटेलिजेंस के लिए भी, कोई खबरें लेनी उसके लिए भी यूज़ करा जाएगा। इनकी जो स्किल्स हैं इनको अलग अलग जगहों पर लगाया जाता था।
स्लेव्स में आपको यूनक्स भी मिलेंगे जिनको ख्वाजा शरा कहते हैं। ये जो यूनक्स हैं ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लाइफ में बड़े काम के थे। हाउस होल्ड में ये गार्ड भी करेंगे, सर्वेंट का काम भी करेंगे और एजेंट्स भी बनते थे उन औरतों के लिए जो कि व्यापार में लगी हैं। क्योंकि आपको मालूम है जो विमेन हैं, हायर एलिट विमेन्स हैं, नोबल विमेन्स हैं, उनको ट्रांजैक्शन के लिए खुद तो जाना नहीं होता था। वो यहाँ से माल भेजेंगी ये यूनक्स के द्वारा, ख्वाजा शरा के द्वारा, और वहाँ से जो भी पेमेंट वगैरह लेना या जो भी ट्रांजैक्शंस करने उन सब का काम ख्वाजा शरा ही करते थे। ये देखें, ये इनर अपार्टमेंट है फतेहपुर सीकरी का, इस तरीके से नक्काशी करी गई है, बड़ा गजब का बनाया गया है। हम बात कर रहे हैं इंपीरियल हाउस होल्ड की। यहाँ पर आप देखिए नूरजहां, जहांगीर की बीवी, उसके बाद से ही जो मुगल क्वींस और प्रिंसेस हैं उनके पास अच्छा खासा फाइनेंशियल रिसोर्स और सिग्निफिकेंट कंट्रोल आ गया था। शाहजहां की जो 2 बेटियां थी, जहानारा और रोशनारा, ये एनुअल इनकम इतनी ज़्यादा पाती थी, जो हाईएस्ट मनसब को मिलती है उतनी इनकम इनको मिलती थी दोनों बेटियों को। जहानारा इसके साथ में जो पोर्ट सिटी है सूरत की, उसमें भी इन्वेस्ट करके रखी थी, जो कि पोर्ट उस समय आपको मालूम है जो ओवरसीज ट्रेड था वो अच्छे खासे पैसे बना के देता था, तो वहां से भी इनको अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता था जहानारा को। और इसी वजह से जब वो 16 लाख रुपए की बात है ना, तो 16 लाख रुपए अपने आप में अगर अपने भाई की शादी के लिए दे रहे हैं, मतलब अच्छा खासा पैसा मिलता होगा। इसके बाद भी आप देखें, जब औरंगजेब राजा बना था तो औरंगजेब ने अपनी बीवी को पातशाह बेगम का जो एक खिताब होता है या फिर जो एक अथॉरिटी होती है वो नहीं दी थी। तब भी जहानारा के पास ही वो पातशाह बेगम की अथॉरिटी थी। जो भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कंट्रोल अच्छा खासा वेमेन का बढ़ गया था। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो मुगल हाउस होल्ड में तो बढ़ ही गया, लेकिन जब पैसे बढ़ रहे थे तो उससे इन्होंने बिल्डिंग्स और गार्डन्स बनाना शुरू कर दिया। जहानारा की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो जो शाहजहां ने नया कैपिटल बनाया शाहजहानाबाद, इसमें बहुत सारी बिल्डिंग के आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स में जहानारा ने पार्टिसिपेट किया। डबल स्टोरी जो करावान के लिए सराय बनाया गया था वो बनाया गया था जहानारा के द्वारा। उसके साथ में जो कोर्टयार्ड और गार्डन्स वगैरह हैं ये सब भी। जो चांदनी चौक का बाजार है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ और इन्वेस्टमेंट डिज़ाइनिंग वगैरह का भी काम जहानारा ने किया। तो बहुत सारी जगहों पर ये जो पैसा है इसको लगाया जाता था बिल्डिंग्स गार्डन्स वगैरह बनाने के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो किताब है एक हुमायूं नामा नाम से, जो कि लिखी गई है गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम कौन है? ये बाबर की बेटी, मतलब हुमायूं की बहन। ये लिखती हैं, और ये कब लिखती हैं? जब अकबर इनसे कहते हैं कि आप लिखिए। क्यों? क्योंकि गुलबदन बेगम तुर्की और पर्शियन दोनों बहुत अच्छे से जानती है। तो इनसे कहा जाता है जो भी आपको याद है, याददाश्त में जो भी आपके है वो सब आप लिख दीजिए। ये अबुल फजल को तो कमीशन करते ही अकबरनामा लिखने के लिए। इसके साथ में ये अपनी आंटी से भी बोलते हैं कि जो भी इनको याद है अर्ली टाइम्स की जो मेमोरीज हैं बाबर और हुमायूं के टाइम की, वो भी आप अबुल फजल के साथ बैठ के ड्रॉ करने का प्रयास करें। तो यहां पर गुलबदन बेगम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अच्छी बात यह है कि गुलबदन बेगम जो भी लिखती हैं वो यूलॉजी नहीं है, मतलब मुगल एम्परर की तारीफ बस नहीं है, एम्पायर की बस तारीफें नहीं करी गई हैं जैसा प्रशस्ति में करी जाती हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से उन्होंने सच्चाई बयां की है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन हुआ करते थे मुगल हाउस होल्ड में, दो भाइयों के बीच में, प्रिंस के बीच में लड़ाई होगी या कॉन्फ्लिक्ट हो गया, राजा के बीच में लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट है, और उसमें किस तरीके से जो एल्डरली विमेन है फैमिली की वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती थी। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का काम किस तरीके से ओल्ड या फिर एल्डर विमेन्स करा करती थी, उस पर्टिकुलर टेंशन को कम करने के लिए, मुगल एम्परर्स में जो टसल होता था उसको कम करने के लिए, ये हमें गुलबदन बेगम बताती है। यहाँ पर हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। पार्ट 3 जो हमारा फाइनल पार्ट होगा उसमें हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू।